तो ध्यान दीजिए, देखिए जो लास्ट क्लास था ना उसमें क्या देख रहे थे हम लोग, ह्यूमन नेचर के दो अलग अलग साइड को देख रहे थे। नहीं, एक जगह ये देखे थे कि एक व्यक्ति क्या हो जाता है, सुसाइड बॉम्बर बन जाता है, नहीं ह्यूमन बॉम्ब बन जाता है। एक इंसान अपने ऊपर बॉम्ब्स इम्प्लांट करके, ध्यान दीजिए बाबू, एक इंसान अपने ऊपर क्या करता है, बॉम्ब्स को इम्प्लांट करके किसी भीड़ वाले इलाके में जाता है और ख़ुद तो मर जाता है या साथ में बाकी लोग को भी मार देता है। नहीं, तो हम ये देखे थे कि साइकोलॉजी इस बात को भी समझना चाहता है, साइकोलॉजी में हम इस बात को भी समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो कि इंसान को ऐसा बना देता है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। नहीं, और वही हमने ये भी देखा था अहलुवालिया केस में कि उनका क्या हो गया था, पाकिस्तान के साथ वार में कमर से नीचे का पूरा भाग क्या हो गया था, पैरालाइज। नहीं, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई को चढ़ जाते हैं। यानी कि पहाड़ चढ़ने में हाथ जरूरी है, पाँव भी उतना ही ज़रूरी है ना, लेकिन एक व्यक्ति का पूरा कमर से नीचे का भाग पैरालाइज्ड हो, काम नहीं कर रहा हो, और वो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो इस प्रकार के डिसेबल इंसान को उतना ऊंचाई पे चढ़ने के लिए क्या कर देता है, बाध्य कर देता है। नहीं, या उतना ऊंचाई तक चढ़ने का शक्ति देता है। ऐसा इंसान के अंदर क्या है, या ऐसा क्या है जो उसे करोड़ों या हज़ारों मासूम को जान लेने के लिए उतारू कर देता है। नहीं, ये दोनों जो है अलग अलग भाग है ना, एक थोड़ा सा सकारात्मक भाग है, दूसरा इंसान का नकारात्मक भाग है। इन दोनों को साइकोलॉजी में लोग समझने क्या करते हैं, प्रयास की ऐसा क्या है जो किसी को आतंकवादी बना देता है, और ऐसा क्या है जो किसी को बहुत बड़ा समाज सेवी या अपनी सारी शारीरिक समस्याओं के बाद भी क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत कुछ इस दुनिया में अचीव कर पाता है। तो ऐसा दोनों व्यक्ति में क्या फ़र्क पाया जाता है। नहीं, इन सारे प्रश्नों में साइकोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी में इन सारे प्रश्नों को डील करते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है आज के क्लास में। हम लोग अभी जो चैप्टर हमारा 1 था व्हाट इज़ साइकोलॉजी, उसका क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, साइकोलॉजी में हम इस बात को भी समझना चाहते हैं या ह्यूमन के इस पक्ष को भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो एक डिसेबल पर्सन को माउंटेन क्लाइंब करने का एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन साइकोलॉजी यहीं तक लिमिटेड नहीं है, वही बात कल वाले बात को एक्सटेंड करके लिखा गया है कि ऐसा क्या है जो ऐसा व्यक्ति जो कमर से नीचे क्या है, पैरालाइज्ड है। नहीं, कमर से नीचे का उसका पूरा भाग काम नहीं कर रहा है, फिर वो व्यक्ति कहाँ चढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ रहा है। नहीं, तो ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति को इतना क्या देता है, शक्ति देता है। पाया तो ये जाता है 17 साल के 20 साल के हट्टे कट्टे नौजवान को क्या बोला जाए दौड़ने के लिए, तो हाफना क्या कर देते हैं शुरू। नहीं, जबकि हट्टा कट्टा है, सब रूप में समर्थ है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, आर्मी पर्सन से तो है, तो शारीरिक मजबूती तो है, लेकिन ये देखिए ना कमर से नीचे का पूरा भाग क्या है उसका, पैरालाइज्ड है। नहीं, फिर भी वो व्यक्ति उतना ऊंचाई तक चढ़ पाता है। तो ऐसा क्या एक इंसान में पाया जाता है जो सारी समस्याओं के बावजूद भी उसे लड़ने के लिए क्या देता है, बल देता है। नहीं, इसके बारे में साइकोलॉजी क्या करता है, डील करता है कि ऐसा क्या है। आगे लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है साइकोलॉजी यहीं तक लिमिटेड नहीं है। हम लोग क्या देखें साइकोलॉजी में, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि लोग सोचते कैसे हैं। नहीं, ह्यूमन नेचर को समझते हैं, इंसान दुखी क्यों है वो समझते हैं, और दुखी होने के बाद वो खुश होने के लिए उसको अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए वो समझते हैं। साथ ही साथ इंसान जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार क्यों करता है वो समझते हैं। सारी समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं इंसान ही जिम्मेदार है उसको समझते हैं। एक इंसान जो इतना क्रूर हो जाता है कि करोड़ों की जान लेने का उतारू हो जाता है, वो क्यों करता है उसको समझते हैं। और दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा हो जाता है कि सारी समस्याओं के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई चढ़ जाता है, सारी समस्याओं के बावजूद भी एक लक्ष्य, एक मंजिल तक पहुंच पाता है। वो ऐसा, उसमें ऐसा क्या है, इन सभी प्रश्नों के क्या करती है साइकोलॉजी, जूझती है या समझाती है या देखती है। तो लेकिन साइकोलॉजी यहीं तक लिमिटेड नहीं है, साइकोलॉजी इसके आगे भी है। क्या मॉडर्न साइकोलॉजी कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल के बातों से भी डील करती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, बहुत छोटे स्तर पे कुछ बातें हैं, नहीं बड़े सामान्य स्तर पे बहुत ही डेप्थ में जाके कुछ और बातें हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, बहुत छोटा है। नहीं, हम सब किससे मिलके बने हैं, ह्यूमंस बोलिएगा सेल से मिलके बने, सेल भी किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। नहीं, और एटम किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से।
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम मिलके बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने छोटे लेवल की बात होगी ना। तो वैसे साइकोलॉजी में हम लोग कुछ माइक्रोस्कोपी, बहुत ही छोटे स्तर पे, छोटे स्तर में तो छोटा चीज़ नहीं है, यानी कि बहुत ही डेप्थ लेवल पे जा क्या करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना क्या होती है। अभी आप कॉन्शियसनेस के बारे में ये समझिए ज़रा, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, बाद में कि हम लोग एक पूरा क्लास लेंगे किसके बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, नहीं कि चेतना कॉन्शियसनेस क्या होती है। ध्यान दीजिए, कॉन्शियसनेस के बारे में भी क्या समझते हैं। उदाहरण से मैं आपको क्या एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो कहीं पे खाने गया, ठीक, कहीं पे क्या करने गया, खाने गया। वो खाने जब गया तो देखा कि खाने में हल्का सा नाम मात्र नमक क्या था, कम। या खाने के रंग को लेके क्या थी, कोई समस्या नहीं, उसे थोड़ा सा एकदम लाल लाल रंग की सब्जी क्या आता है, पसंद आता है। रंग थोड़ा फीका था, नमक थोड़ा कम था, टेस्ट हल्का सा गंदा था, यानी ठीक ही था, हल्का सा टेस्ट, उतना ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था। वो खाना खाया और खाना खाने के बाद एक सप्ताह तक उसके लिए डिस्कशन का टॉपिक यही है कि उस दिन खाने में नमक कम था, थोड़ा सा कोई कलरिंग वाला जो मिर्ची आता है ना, बहुत सारा ऐसा मिर्ची का पाउडर आता है जो सब्जी को कलर देता है, वो वाला नहीं डाले थे, इसीलिए सब्जी में कलर नहीं था और थोड़ा सा टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं था। एक सप्ताह तक इसके लिए डिस्कशन का टॉपिक यही है। और एक दूसरा व्यक्ति था जो वहीं पे भोज खाने हुआ गया था, उसने ये देखा कि जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का क्या काम है, ये जो पूरा भोज का भंडारा होता है, इसमें क्या है, कुछ लोग का टाइम जा रहा है, जो लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनका पैसा जा रहा है, टाइम गया पैसा गया, लोग भी जा रहे हैं तो उनका भी टाइम जा रहा है। नहीं, अपने घर में खा लेते तो थोड़ी देर में फटाक से खा लेते, फिर उसके बाद फ्री हो जाते हैं, लेकिन जा रहे तो वहाँ पे अपना टाइम गंवा रहे हैं। और इस सब से मिल क्या रहा है, तो जो पैसा खर्च कर रहा है वो लोगों के बीच में आकर क्या बटोर रहा है, सम्मान बटोर रहा है। नहीं, ये देखिए अच्छा है ना, बढ़िया है ना, मस्त किए है ना, मतलब कि लोग बोलते हैं कि हाँ मस्त है, और ये सुन के क्या कर रहा है, उसको उसके अहंकार की पुष्टि हो रही है, नहीं उसको मज़ा आ रहा है, हाँ बढ़िया काम किए, देखिए ना पूरे दुनिया को हम खिला दिए हैं, तो उसको अपना उसका जो अहंकार है वो पुष्ट हो रहा है, उसके अहंकार को और न्यूट्रिशन मिल रहा है और शक्ति मिल रहा है, उसका अहंकार और बढ़ रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक उठ जाओ बाबू, उसका अहंकार क्या हो रहा है और बढ़ रहा है, और लोग का भी टाइम पास हुआ, उसका भी टाइम पास गया, उसका भी पैसा गया, यानी पूरा टाइम दे के पैसा दे के सब कुछ ऑर्गेनाइज करके कार्यक्रम क्या चला रहा है, कार्यक्रम ये चल रहा है कि जो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है उसका अहंकार बढ़ रहा है। देखो ना, हम इतना क्या किए हैं, पैसा खर्च, इतने लोग को क्या किए हैं, खिलाए हैं, यही होता है ना। 4 आदमी से पूछा हाँ बढ़िया है ना, लोग बोला हाँ मस्त है, बोला हाँ देखो बढ़िया है, कितना अच्छा किया। तो एक आदमी के अहंकार की पुष्टि के लिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, और एक व्यक्ति एक हफ्ते तक ये सोच रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है कि किसी के अहंकार की पूर्ति के लिए इतना समय और पैसा बर्बाद किया जा रहा है। एक व्यक्ति क्या सोचा, खाने में नमक थोड़ा स्वाद लाल हरा नहीं था, और एक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि ये पूरा सिस्टम मात्र किस लिए बना है, किसी व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि के लिए। जो पहला व्यक्ति है उसका जो नमक वगैरह के बारे में सोच रहा है, उसका चेतना का स्तर, कॉन्शियस लेवल बहुत क्या है, लो है, कॉन्शियसनेस का लेवल उसका बहुत क्या है, लो है, चेतना का स्तर क्या है, बहुत ही कम है। और जो दूसरा व्यक्ति ये सोच पा रहा है कि इतना पैसा और इतना टाइम देके क्या हो रहा है, इतना पैसा और इतना टाइम मात्र कुछ लोग के या एक व्यक्ति के या उस व्यक्ति के जो जुड़े हुए उसके परिवार के लोग हैं, उसकी अहंकार की पुष्टि के लिए क्या है, ये सारा पैसा और टाइम लगाया जा रहा है, तो उसका चेतना का स्तर क्या है, थोड़ा सा हाई है, ठीक है ना। तो चेतना के स्तर के बारे में समझे ना, चेतना का स्तर उससे डिसाइड होता है कि आपके लिए क्या मुद्दा इम्पोर्टेंट है। अब चेतना क्या है उसको क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में लेके समझेंगे। फिलहाल मैंने एक आपको आइडिया बताया एग्जाम्पल से कि आप ये पता कर सके किस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है। कॉन्शियसनेस का लेवल इस चीज़ से डिसाइड होता है कि उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है। अब एक महिला ले लिए, ठीक है, एक महिला अपने मायके जाती है और वहाँ से उसे एक साड़ी मिलता है, ठीक है। अब किसी महिला के लिए मुद्दा ये है कि नहीं, मेरी बहन को लाल साड़ी दिया, मुझे पीला साड़ी दिया, मुझे भी क्या चाहिए था, लाल साड़ी, और वो 6 महीना इसी बात पे डिस्कस कर रही है
6 महीना उसके लिए यही टेंशन का मुद्दा बन गया है कि मेरी बहन को लाल साड़ी दिया, मुझे पीला साड़ी क्यों दिया, या हरा क्यों दिया, नीला क्यों दिया, जो भी है। और एक ये भी हो सकता है, एक और दूसरी महिला अपने मायके गई, वहाँ से उसे सिल्क का साड़ी मिला। अब वो इस बात को सोच रही है कि सिल्क का साड़ी जो हम पहनते हैं उस चक्कर में कितने सिल्क वार्म को क्या किया जाता है, मारा जाता है। नहीं बात बुनी करिए, उस चक्कर में कितने सिल्क वार्म को क्या किया जाता है, मारा जाता है। नहीं, हम जो सिल्क का क्या पहनते हैं साड़ी, उस चक्कर में कितने सिल्क के कीड़े को मारा जाता है ना, वैसे सिल्क निकलता है। तो मेरे एक साड़ी पहनने के चक्कर में, मेरे एक फैशन के चक्कर में कितने जीव को मारा जाता है, इस पे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो 2 तरीका हो सकता है, एक सोचिए रंग को लेके सोच रहा है, और दूसरा कितना जीव जंतु मारा जा रहा है, उससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको लेके सोच रहा है। तो दोनों व्यक्ति का चेतना का स्तर क्या है, अलग अलग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का, उसके लिए मुद्दा क्या है इम्पोर्टेंट, उससे डिसाइड हो जाता है कि चेतना का स्तर क्या है। किसी के लिए मुद्दा ये हो सकता है कि इंडिया टीम हार गई, नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा, ये सालों इस पर डिस्कशन कर रहा है। और किसी के लिए मुद्दा ये हो सकता है कि इंडिया में इतना बेरोजगारी क्यों है। तो दोनों का चेतना का स्तर क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो यही होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। अगला जो है, जो छोटे लेवल का चीज़ है, वो क्या है, फोकसिंग। फोकसिंग मतलब क्या, साइकोलॉजी इस बात पे भी क्या करते हैं, जूझता है, इस बात को भी डील करता है, इस बात पे भी समझने का प्रयास करता है कि लोग कैसे क्या कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं ना चीज़ों पे। कुछ लोग होते हैं कि फोकस कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं किसी खास चीज़ पे क्या कर पाते हैं, फोकस, और दूसरे चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक 50 बहुत सारा छोटे छोटे पिक्चर्स लूँ, नहीं दिखने लायक हो, दूर से भी दिख जाएगा। वो 50 पिक्चर का क्या बनाओ, एक एल्बम जैसा बनाओ, नहीं एक पोस्टर पे क्या करूँ मैं, वो 50 पिक्चर को अटैच कर दूँ, ठीक है। उस 50 में से बीच में मैं किसी क्रिकेट का या किसी हीरोइन का या किसी एक्ट्रेस का क्या डाल दूँ, फ़ोटो डाल दूँ, या किसी क्रिकेट स्टार का। अब एक आदमी, जो साधारण आदमी जाता है, वो क्या करता है, उस 50 में सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाता है, उस एक्ट्रेस पे, उस एक्टर पे, उस क्रिकेटर पे, नहीं। तो ऐसा क्यों है कि वो किसी खास चीज़ पे फोकस करता है, हर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई में। सवाल ये है कि आप मात्र आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, कहीं भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप कहीं भी ध्यान नहीं दे पाते हैं तो मतलब कुछ समस्या हो सकता है, नहीं, आपके माइंड लेवल पे कोई दिक्कत हो सकता है, ब्रेन लेवल पे कोई दिक्कत हो जाता है। जाके डॉक्टर से मिलिए तो डॉक्टर बताएगा कि भाई आपको फोकस में इतना प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन ऐसा अक्सर पाया जाता नहीं है। पाया ये जाता है कि नहीं, कुछ जगह तो हम इतना ध्यान देते हैं कि 2-2, 3-3 घंटा बैठे रहते हैं, उस चीज़ को ध्यान से समझते रहते हैं। या फिल्म देख लीजिए, लगातार फिल्म चलते रहता है, लोग चुपचाप 2.5 घंटा 3 घंटा एक तक फिल्म को देख रहा है, तो वहाँ पे लोग डिफोकस नहीं हो रहा है। पड़ोस में आप कोई चिल्लाता है पता भी नहीं चलता है, पड़ोस में आता है, आजू बाजू आप, जैसे कि मान लीजिए आप रूम में फिल्म देख रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, मान लीजिए ऐड नहीं आ रहा है, लगातार फिल्म आ रहा है, या आप पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड से स्मार्ट टीवी पे फिल्म देख रहे हैं, यूट्यूब पे फिल्म देख रहे हैं, डाउनलोडेड फिल्म देख रहे हैं, और लगातार जब फिल्म चल रहा है, आप फिल्म देख रहे हैं, कोई आया आपके बाजू में, वहाँ कुछ सामान रखा था, उसको काम था, उठाया, वो लेके चला गया, आप ही घर का आदमी, रूम में कोई काम था, आया चला गया, और उसके बाद वो पूछता है कि अच्छा पता है हम आए थे, आप बोलेगा नहीं कब आए थे, ध्यान नहीं दिए, हम तो फिल्म पे ध्यान दे रहे थे। नहीं, मतलब यहाँ आपका कितना फोकस है। और कई दफ़ा होता है कि स्टडीज़ में कोई आता नहीं भी है, या कोई बाहर में हल्का सा भी आवाज़ करता है आपके आजू बाजू में, वो भी आप गौर कर लेते हैं कि हाँ मैं जब पढ़ रहा था तो उसने क्या किया था, आवाज़ किया था। एक टाइम पे आप फिल्म देख रहे हैं तो कोई आपके कमरे में आता है, कुछ उठा के चले जाता है, आपको पता नहीं चल पाता है। और एक टाइम पे जब क्या हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, तब पड़ोस में भी थोड़ा सा कोई हल्ला करता है, वो भी हल्ला आपको क्या हो जाता है, सुनाई देता है। नहीं होता है ना ऐसा। तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ जगह आप ध्यान देते हैं और कुछ जगह ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर साइकोलॉजी इसी बात को समझने का प्रयास करती है। साइकोलॉजी में यही बात समझा जाता है कि ऐसा क्या है कि कुछ जगह ध्यान देना है, कुछ जगह ध्यान नहीं देना है, या हम लोग फोकस कैसे कर पाते हैं। उसी में क्या लिखा हुआ है, अटेंशन इन द फेस ऑफ नॉइज। अटेंशन इन द फेस ऑफ नॉइज का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं
कितना भी उनके आजू बाजू क्या हो रहा हो, शोरगुल हो रहा हो, क्लास में एक आध बच्चा आपको मिल जाएगा कि आजू बाजू उसके क्या हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, लेकिन वो बच्चा चुपचाप अपने काम पे क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। और कुछ बच्चा ऐसा ही मिलेगा कि हल्का भी हल्ला होना क्या हुआ शुरू, अब बोलता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, हल्ला हो रहा है ना, चलो जब शांत वाला माहौल बनेगा तब जाके ये काम करेंगे, अभी हल्ला गुल्ला हो रहा है अभी नहीं करेंगे। उसके बाद वो क्या करता है, अपना जो हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जो मस्ती कर रहे थे, उसमें इन्वॉल्व होकर वही मस्ती करना क्या कर देता है शुरू। और एक ऐसा विद्यार्थी भी होता है जो क्या कर रहा है, आजू बाजू कितना भी हल्ला हो रहा है वो चुपचाप अपने काम पे क्या कर रहा है, फोकस, कि मुझे क्या करना है, वो काम हम क्या करते हैं, ठीक है, भले कितना भी शोरगुल हो रहा हो। ऐसा ही होता है घरों में भी, अपार्टमेंट्स में भी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पड़ोस के अपार्टमेंट में या पड़ोस के बिल्डिंग में या एक ही अपार्टमेंट के अलग अलग विंग में या एक ही सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में अगर कहीं पे क्या हो रहा है, कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई गाना वगैरह बज रहा है, म्यूज़िक वगैरह बज रहा है लाउड साउंड में, ज़्यादा वॉल्यूम में, तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि अरे अब क्या होगा, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी आप लाउड में गाना बजा दीजिए वो क्या करेगा, चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा है, या जो भी करना है उसको, एक्सरसाइज करना है तो वो कर रहा है, अगर हाउस में उसने अपने घर ही में जिम बनाया छोटा सा तो पढ़ाई करना है तो वो कर रहा है, सोना है तो अपना वो भी अपना सो जा रहा है, इतना थका हुआ है, अपना काम में व्यस्त है तो नींद आ गया, सो गया। तो कुछ लोग भीड़ में भी अपना काम कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, खास करके पढ़ाई लिखाई को लेके। पढ़ाई लिखाई में फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्यों, बेसिक सी बात ये है ना, देखिए कुछ चीज़ जो हमारा बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है उससे मैच करता है। जैसे अच्छा खाना खाना आपका जो बॉडी का स्वाभाविक गुण है ना उससे क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। तो आप अच्छा खाना खाने में कहीं फोकस करना पड़ता है, नहीं, समोसा खाना है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अरे क्या बताएं, फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान से देखना पड़ेगा समोसा का, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है ना। सोना, नींद लेना क्या है, आपका नेचुरल टेंडेंसी है। तो रातों को नींद लेने में कभी होता है कि फोकस करना पड़ रहा है कि नहीं, नींद नहीं आती। हाँ, उनकी बात फिर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या जो बीमार हैं, जिनको नींद से जुड़ा हो क्या है, कोई समस्या है, उनको नींद नहीं आती, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक नॉर्मल पर्सन को नींद लेने में कोई समस्या होती है कि नहीं, नींद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं, नींद ज़्यादा आ रहा है ये मुद्दा हो सकता है, नींद तो पूरा आता ही है आपको। कभी ऐसा होता है कि नहीं, अच्छा खाना खा नहीं पा रहे हैं, समोसा दिया था लेकिन खा नहीं पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे, समोसा जैसे पकड़ रहे थे ना हाथ से गिर जा रहा था, ऐसा नहीं होता है। तो खाने में आपको कभी फोकस नहीं करना पड़ता है, अपने आप फोकस हो जाते हैं, सोने में अपने आप फोकस हो जाते हैं, फिल्म देखने में अपने आप क्या हो जाते हैं, फोकस हो पाते हैं। नहीं, कुछ लोग सोने में फोकस हो रहे हैं, अरे बच्चे फिल्म देखने में अपने आप क्या हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं। नहीं, मॉर्निंग क्लासेस में इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रेस्ट लेना है, मॉर्निंग मतलब पढ़ने के, बचपन में आप पढ़े होंगे ना, या बचपन में क्या करते होंगे, बुजुर्ग लोग बताते होंगे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक क्या रहता है, याद रहता है। नहीं, सुबह उठ के पढ़ो और रात में लिखने का काम करो, नहीं, रात में लिख लो और सुबह उठ के याद करा करो। तो गांव में क्या होता है, अब तो नहीं होता है, पहले होता था, बच्चे को माता पिता 4-4 बजे 3:30 बजे क्या कर देते थे, उठा देते थे। अब बोलते क्या कि बैठ के 1-1.5 घंटा 2 घंटा क्या करो, पढ़ो। हाँ, तो ये भी था कि बच्चे 8 बजे तक फिर सो भी जाते थे, 9 बजे लेटेस्ट बच्चे क्या हो जाते थे, सो जाते थे। ये आज से 25 साल पहले की लगभग बात बताऊँ तो धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग सुबह देर से उठना क्या किए शुरू, और वही लोग फिर रात में देर से सोना भी क्या किए शुरू। नहीं, जहाँ पे लोग 8-9 बजे सो जाते थे, आज लोग अमूमन घर में, नॉर्मल घर में लोग 10 बजे सोता है। नहीं, और 10 बजे लोग बोलते हैं अरे यार 10 ही बजे सो गए, यानी 10 बजे लोग मानते हैं क्या बहुत जल्दी की टाइम है। नहीं, और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनके घर में 11:30 बजे 12 बजे लोग क्या करते हैं, सोते हैं नॉर्मली, और फिर सुबह 7-8 बजे तक क्या होते हैं, लोग उठते हैं। हाँ, कुछ घर में स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे को जल्दी खाना मिल जाता है, बच्चा अपना सो जाता है, उसको सुबह स्कूल जाना है। बाद बाकी पेरेंट्स भी कुछ जगह सो जाते हैं, नहीं तो पेरेंट्स अपना 10-11-12 बजे तक क्या किए, सोए। ठीक है, तो सोना लेट हो रहा है, जगना भी क्या हो रहा है, फलस्वरूप लेट ही होगा। तो ये भी है। तो कैसे कोई व्यक्ति क्या कर पाता है, हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे अभी कि बहुत सारी चीज़ों में फोकस करना नहीं होता है, ना फिल्म देखने में फोकस करना है, मतलब एंटरटेनमेंट में आपको फोकस नहीं करना है। अगर कोई आपको खेल पसंद है तो खेल खेलने में फोकस नहीं करना होता है, आपको सोने में फोकस नहीं करना होता है, आपको खाने में फोकस नहीं करना होता है,
कुछ लोगों से बात करने में आपको कोई खास फोकस की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कहीं पे इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू तो एक प्रकार का बातचीत ही है ना। सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब पता है तो बोल रहे हैं कि जवाब पता नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में हम लोग डिफोकस हो जाते हैं ना, डर लगता है। लेकिन वहीं पे नॉर्मली दोस्त यार से बात करते हैं ना, डिफोकस है, कुछ नहीं, लगातार क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर बात को सुन रहे हैं। तो कुछ जगह पे आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा फोकस चाहिए, बहुत जगह पे एक्स्ट्रा फोकस नहीं चाहिए। ये क्यों है? और बाद बाकी ऐसा क्या होता है कुछ लोगों में जो कितना भी भीड़ में क्या कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। नेचुरली नहीं, सामने से इसमें फोकस करना, जैसे कि खाने को लेकर तो नेचुरल फोकस है ना आपका। कुछ लोग ऐसा कैसे हैं जो कितना ही भीड़ हो उसमें पढ़ाई पे या अपने काम पे क्या कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। इसको समझना। आगे क्या है? सपोर्टर्स ट्राइंग टू बर्न डाउन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आफ्टर their team had scored victory in a football game over its traditional rival। मतलब कि ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को अपने प्रतिद्वंदी से फुटबॉल मैच जीतने के बाद इतना एक्साइट कर देता है कि वो लोग जाके क्या कर देते हैं, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जला देते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारा दुकान होता है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होता है। नहीं, एक कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, पूरा जला देते हैं। ऐसे लोग क्या पागल हो जाते हैं गेम जीतने के बाद। आप देखे होंगे ना, जब लोग गेम जीत जाता है नहीं, और ख़ास करके एक संघर्ष वाला गेम जीतता है तो लोग ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। नहीं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के बाद कुछ फेंकना भी क्या कर देता है वो शुरू, उसमें कई दफ़ा कुछ चीज़ टूट जाती है। लेकिन यहाँ तो ये हो गया है कि कुछ लोगों ने इतना एक्साइटमेंट में आ गए हैं कि वो क्या किए, जाके शॉपिंग दुकान ही जला दी, दुकान का दुकान जला दिए। अब ऐसा क्या हो गया, इतना क्या एक्साइटेड हो गए भाई कि क्या कर दिए, किसी का दुकान ही जला दिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग साइकोलॉजी में क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। देखिए अब आगे ये है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि साइकोलॉजी इन प्रश्नों से डील करता है। नहीं, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, दुखी क्या है, अपने अंदर क्या बदलाव ला जाए तो खुश हो सकता है, कोई आतंकवादी क्यों बन जाता है, कोई इतना साहसी कैसे बन जाता है, कोई भीड़ में भी अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर पाता है, चेतना का स्तर क्या होता है, चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होता है। फिर कोई व्यक्ति जीतने पे या किसी खुशी के माहौल में इतना एक्साइटेड हो जाता है कि किसी को कहीं पे किसी दुकान को जला देता है। नहीं, अलग अलग प्रश्नों को देखा कि ऐसा व्यक्ति क्यों करता है। अब ज़रा देखिए, साइकोलॉजी कभी ये दावा नहीं करती कि नहीं मैं इन सारे जटिल प्रश्नों का सही एकदम सटीक उत्तर दूंगा, कभी नहीं। लेकिन ये दावा ज़रूर करती है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये जो अभी प्रश्नों को हम लोगों ने समझा था, इन प्रश्नों को लेके आपकी समझ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि इंसान कोई किसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसका एक सटीक उत्तर मिले ना मिले साइकोलॉजी में, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद इसमें आपकी समझ जरूर बढ़ेगी कि अगर ये ऐसा व्यवहार कर रहा है तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। मतलब सटीक उत्तर का दावा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी समझने के बाद, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये जो जटिल प्रश्न जिनको हमने आगे यानी कि अभी पहले देखा है, इन प्रश्नों को लेके आपकी समझ अवश्य क्या होगी, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद बढ़ेगी। तो वही लिखा है क्या, साइकोलॉजी कभी ये दावा नहीं करता है कि वो हर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आंसर करेगा, कभी नहीं, कि नहीं कितना भी जटिल सवाल हो मैं आंसर कर दूंगा। मानव मन से जुड़ा हुआ, मानव चेतना से जुड़ा हुआ, मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ, मानव के लक्षणों से जुड़ा हुआ, ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ, ह्यूमन के नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार के हर जो जटिल प्रश्न है उसका उत्तर देने का ये दावा बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन यह बात श्योर है, निश्चित है कि साइकोलॉजी इन प्रश्न को लेकर अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। नहीं, ये जो प्रश्न है, इंसान ऐसा बिहेव क्यों करता है, जैसा भी करता है क्यों करता है, नेचर कैसा है, उसके बाद से वही दुखी क्यों है, क्या बदलाव लाए कि खुश हो जाए, कॉन्शियसनेस क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, फोकस क्या होता है, कैसे फोकस किया जाता है, उसके बाद से कोई एक्साइटमेंट में आके कुछ कैसे कर देता है, कोई व्यक्ति आतंकवादी कैसे बन जाता है,
कोई व्यक्ति बड़ा खुश होता है, कोई व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। क्यों? इन चीज़ों को लेके ऐसा दावा तो नहीं करता है कि सब चीज़ का उत्तर कर ही देंगे, लेकिन ये दावा ज़रूर करता है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों को लेके आपकी समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब जो ये लास्ट बात है इंट्रोडक्शन में, क्या कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं नहीं, तो साइंस से जुड़ा फिनोमिना आपको अपने सराउंडिंग में दिखता है और कुछ आपके अंदर भी दिखता है नहीं। प्लैनेट्स का मूव करना, ग्रहों का सूर्य के चारों बगल घूमना बाहर दिख रहा है नहीं। उसके बाद से फ्रिक्शन हो, फोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिफ्लेक्शन हो, ये सब आपको क्या दिखता है, बाहर भी दिखता है और कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक, लेकिन बॉडी के अंदर भी जो हो रहा है, जैसे क्या हार्ट पंप कर रहा है नहीं, हृदय जो पंप कर रहा है जिससे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हो रहा है हमें पता है, एक डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन क्या हम ऑब्जर्व करते हैं उसको? नहीं। हाँ, हम जीवित हैं तो यही इस बात का सबूत है क्या कि हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अगर हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता तो हम जीवित ही नहीं होते। या फिर ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, ज़मीन के बारे में, इंसानों के बारे में, इंसान यहाँ पे ज़्यादा इंसान क्यों रहता है, वहाँ पे कम इंसान क्यों रहता है, किस एरिया में इंसान बस्ती ज़्यादा है, किस एरिया में कम है, क्यों है, नदियाँ के बारे में, पहाड़ों के बारे में, जंगलों के बारे में, जंगल के प्रकारों के बारे में, उस प्रकार का जंगल वहाँ पे क्यों है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है। इस चीज़ को भी हम लोग अपने क्या करते हैं, चारों बगल ऑब्जर्व करते हैं। वैसे इतिहास में मुग़ल काल का इतिहास हो, ब्रिटिशर्स का इतिहास हो, उससे पहले मौर्य काल का इतिहास हो, शिवाजी महाराज के टाइम में मराठा का इतिहास हो, राजपूतों का इतिहास हो, उसके बाद से सदर्न इंडिया के जो सदर्न पार्ट हैं उसमें चोलाज हो, पांडेज हो, उनका इतिहास हो, अफ़गानों का इतिहास हो, चीनी का इतिहास हो, जापानी का इतिहास हो, जापानियों का इतिहास हो, चीनियों का इतिहास हो, कोरियन का इतिहास हो, अमेरिकन का इतिहास हो, यूरोपियन का इतिहास हो, अफ्रीकन का इतिहास हो, उन सबको भी क्या करना है, अगर हमें ऑब्ज़र्व करना है कि इतिहास जो उनका वैसा था उसके हिसाब से आज यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि जो कलेक्टर होता था ब्रिटिश राज में, उसका ब्रिटिश राज में एक व्यक्ति होता था कलेक्टर, जिसका काम क्या होता था, टैक्स को कलेक्ट करना नहीं। लेकिन आज भी वो हमारे अंदर इतना बैठ गया है कि हम लोग क्या करते हैं, आज भी IAS ऑफिसर्स को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं नहीं। हमारा जो संविधान है, उस संविधान का जो लगभग 50% हिस्सा है वो वही है जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे। या अगर आप ले लीजिए क्या IPC जो था, इंडियन पीनल कोड, जब क्या बन गया है, न्याय संहिता, उनको जो बदल के नया बनाया गया है, CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आज उसके बाद से क्या है, आपको एविडेंस को लेके जो मामले हैं, कोर्ट कैसे काम करेगी, उसके बाद से पुलिस कैसे काम करेगा, एविडेंस कैसे इकट्ठा किया जाएगा, उसका नाम तो बदला है, IPC था, अभी न्याय संहिता कर दिया गया है, और क्या बोलते हैं CRPC को अधिनियम संहिता, इसी कुछ प्रकार से क्या रखा गया, नाम रखा गया है। नाम तो बदल दिया गया है, लेकिन उसमें जो कानून है वो बहुत सारा कानून वही है जो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के टाइम में बना हुआ था। यह हमारे संविधान का बहुत सारा भाग ब्रिटिशर्स के टाइम में बना हुआ है। बहुत सारा जो हमारा संविधान का पार्ट है वो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है ना। तो इतिहास जो जैसा था उसके हिसाब से आज क्या प्रभाव पड़ रहा है कहीं पे। मुंबई में, ये दिल्ली में बात करें, दिल्ली में मुग़ल काल से क्या उसको राजधानी बनाया गया है, तो आज भी दिल्ली राजधानी और काफ़ी विकसित जगह है। तो इतिहास दिल्ली का ऐसा था, इसीलिए आज दिल्ली क्या है, विकसित है। तो इन चीज़ों को लेके यानी कि इतिहास के कारण आज जो वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी आप बाहर ऑब्जर्व करते हैं नहीं। उसके बाद से बायोलॉजी को ले लीजिए कि आपके बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ हद तक बायोलॉजिकल चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हार्ट के साथ समस्या क्या है, लीवर के साथ समस्या क्या है, इसका आपको सिम्टम ऑब्जर्व होगा कि नहीं, मेरे हार्ट, लीवर, किडनीज में ये समस्या है, इसके कारण मुझे ये लक्षण शो हो रहा है अपने बॉडी में। आप सिम्टम्स देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में मामला क्या है उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ना। वो तो एक डॉक्टर बेटर ऑब्जर्व करता है ना। मैथ्स में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो बाहर की दुनिया आपको काम आता है, और भी जो अन्य विषय है, इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो बाहर की दुनिया में आपको कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, कैसे पैसे को बेटर यूज किया जाए।
किस प्रकार से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, वो सब चीज़ें फिर से बाहर वाली बात है। लेकिन साइकोलॉजी में खास बात यह है, अन्य विषयों की अपेक्षा अन्य विषयों को ऑब्जर्व करने के लिए आउटर वर्ल्ड में नहीं, बाहरी दुनिया में ज़्यादा देखना पड़ता है। लेकिन जब आप क्या पढ़ते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको आप जितना गहराई से समझना चाहते हैं उतना गहराई से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बाहर की दुनिया को झांकने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को झांकने की ज़रूरत है। हमेशा खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को समझिए, खुद के विचारों पे ध्यान दीजिए, खुद के व्यवहार पे ध्यान दीजिए, खुद के कर्मों पे ध्यान दीजिए। और खुद के विचार, व्यवहार और कर्म पे ध्यान देने के बाद आप क्या कर पाइएगा, अपने आप को और बेहतर समझ पाइएगा, ठीक है ना। और आप तो अपने पास हमेशा हैं, तो अपने आप को आप जितना गहराई से समझिएगा, अपने आप को जितना गहराई से ऑब्ज़र्व करिएगा, जितना अटेंशन से ऑब्ज़र्व करिएगा, जितना डीपली ऑब्ज़र्व करिएगा, आपका साइकोलॉजिकल जो नॉलेज है उतना क्या होगा, इम्प्रूव होगा, उतना बेटर होगा, उतना डेवलप होगा। अन्य विषयों की अपेक्षा साइकोलॉजी में ख़ास बात यह है कि यहाँ जो आप पढ़ते हैं उसे खुद में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर नहीं देखना है, खुद में ऑब्ज़र्व करिए कि मैं कैसा बिहेव करता हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं क्या किया जो पहले दुखी था खुशी हो गया, किन किन जगहों पे मैं खुश होता हूँ, किन किन जगहों पे मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं कब कैसा व्यवहार करता हूँ। इस चीज़ को अपने आप में आप ऑब्ज़र्व करिए। अपने आप में जितना ऑब्ज़र्व करिएगा, आपका जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है, साइकोलॉजी को लेकर जो आपको समझ है वो बढ़ती जाएगी, और साथ ही साथ खुद को बेहतर क्या कर पाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था व्हाट इज़ साइकोलॉजी, उसका क्या इंट्रोडक्शन।